हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पटवारी लेखपाल के दोबारा से फॉर्म जारी हो गए हैं। दोबारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 14 अक्टूबर की डेट है प्रकाशन की तिथि, और लास्ट जो इसका अंतिम तिथि दी गई है वो 4 नवंबर तक आपको ये फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना है। हालांकि आपको पता है लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जितना समय रहते आप काम कर पाए वो चीज़ जल्दी से जल्दी भर पाएँ। हालांकि इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहली बात तो ये थोड़ा सा आपको सूचना देना चाहेंगे। दूसरा, जिन चीज़ों पर आपको डाउट हो सकते हैं उन डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से पहली बात ये है कि आपको पहले भी ये जिन्होंने फॉर्म भर रखा था उसके बारे में उनको भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा। बाकी इसके सिलेबस के बारे में ये सारी चीज़ें, जितनी भी डाउटफुल चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मोटा मोटा यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट वगैरह, थोड़ा मोटा मोटा इस नोटिफिकेशन पर एक नज़र घुमा लेते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है 14 तारीख को इसको रिलीज़ किया गया है और 4 नवंबर तक इसकी डेट रखी गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, ये आप सभी को पता है। ऑफलाइन वगैरह भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात रही, आप कहेंगे कि इसके जो प्रिंटेड हार्ड कॉपी है उसको अगर क्या आयोग में जमा करना है, तो भाई अभी कुछ नहीं करना है। अगर आप इसमें निकल जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो मेरिट के अंदर आप आ जाते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें भेजनी होंगी। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आरक्षण से संबंधित हो या कोई भी, चाहे किसी भी प्रकार का, तो जब तक ये विज्ञप्ति का भाई वो है ना निकली हुई है, तब तक के आपके ये डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए। और दूसरी बात, पूछते हैं कि सेवा योजन कार्यालय जो है आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। तो जब लास्ट डेट इसकी होगी फॉर्म भरने की, तो तब तक की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि तब तक आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इसमें साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी थी, इसके बारे में आपको पता होगा। अब जैसे कि आपको पता है टोटल जो इसमें पदों की संख्या है वो 563 है, जिसमें से पटवारी के जो हैं वो 391 पद हैं और लेखपाल के 172 पद हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलिए। विभिन्न ज़िले हैं, तो सब जिलों में जो है अलग अलग इनकी संख्या रखी गई है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सबसे ज़्यादा इस समय जो है, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा, तो इसमें पौड़ी में सबसे ज़्यादा जो है पदों की संख्या थी, और वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से और वहाँ की स्थितियों के हिसाब से ये इसको पदों की संख्या रखी गई है। और आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे अहम बात है वो एक बंदे को एक ही डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप चुन सकते हैं, तो वहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कर सकें, जो कि एक ख़राब बात मुझे यहाँ पर लगी है। ठीक है, तो क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो भी अब डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनेगी भाई। अगर डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करवा रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज गलत है। अगर ये स्टेट वाइज होती तो और बढ़िया रहता। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 1 पद है, SC के लिए केवल 6 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं WS, तो उनके लिए 6 हैं, OBC के लिए भी 6 हैं, अनारक्षित के लिए 31, तो कुल योग यहाँ पर 50 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर SC के लिए 6, 1, 6, 6, 31 आप इस तरीके से देखेंगे, तो इसके लिए बहुत ही कम, मतलब एक रह जाता है दायरा, आप कह सकते हैं। अगर स्टेट लेवल पर बनती तो फिर ये पूरे 391 पदों के लिए यहाँ पर लड़ाई होती, तो इस तरीके से बन सकता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में हो सकता है चंपावत की मेरिट बहुत कम चली जाए, है ना, और अल्मोड़ा की ज़्यादा चली जाए, देहरादून की ज़्यादा चली जाए। ठीक है, इस तरीके से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर ऑल ओवर मेरिट बनती तो वो बढ़िया रहता हमारे हिसाब से। ठीक है, रिक्तियों की संख्या आप ये पूरा इसमें देख सकते हैं। बागेश्वर में टोटल जो है 18 पद हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करेंगे चमोली में, तो 26 पद यहाँ पर, कुल 26 पद हैं। चंपावत में भी 26 हैं, और उसके बाद आप देखेंगे देहरादून में केवल 9 पद हैं। ठीक है, प्लेन्स वाला जो एरिया है वहाँ पर कम पद होंगे इसमें। नैनीताल के लिए 27 पद यहाँ पर रखे गए हैं, पौड़ी के लिए 79, जैसे कि मैंने कहा, आप मान सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही हैं। ठीक है, SC के लिए यहाँ पर 12 हैं, और ST के लिए 1 है, OBC के लिए 0 पद हैं, OBC के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है। और अगर वीकर सेक्शन के लिए बात करेंगे 19 है, और जनरल के लिए यहाँ पर 47 पद हैं। कुल मिला के 79 यहाँ पर सबसे ज़्यादा पौड़ी में रखे गए हैं। आप चाहें तो पौड़ी से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहें। बाकी यहाँ पर DFF, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, अनाथ, महिला वगैरह के लिए यहाँ पर अलग दिए गए हैं, नीचे से आप इनको भी देख सकते हैं।
जहाँ से आपका विचार बन रहा है पूरा इसको अच्छे से स्टडी करके, जहाँ से भी विचार बनता है उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख के सारी चीज़ें स्टडी करके वहाँ से फॉर्म भर लीजिए। रुद्रप्रयाग के 13 पद हैं। ये सारी चीज़ें तो पीडीएफ में पढ़ने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, आपने देख ली होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे इस पद के एक समरी टाइप की बात करेंगे। तो देखिए ये पटवारी का पद है, 391 पद यहाँ पर कुल आए हैं। समूह गौ के ये जॉब होती है, लेवल 5 की होती है। ठीक है, इसकी सैलरी जो होती है 29,200 से लेकर के 92,300 तक का इसमें होता है। ठीक है, तो अब इसके बीच में ही आपकी कोई सैलरी रहेगी। शैक्षिक अर्हता आपको सिंपल जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका स्नातक की उपाधि कम से कम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसी के इक्विवेलेंट इसी के समकक्ष मांगी जाएगी। अधिमानी अर्हता में आपके कम से कम 2 वर्ष की अवधि आपकी प्रादेशिक सेना में सेवा होनी चाहिए, या नेशनल कैडेट कोड बी या सी प्रमाण पत्र भी आपका प्राप्त हो। ये 2-3 कंडीशन इसमें होती हैं अधिमानी अर्हता के लिए। ठीक है, अधिमानी अर्हता खासकर काम नहीं आती है। अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स हैं तो फिर इस बेस पर उनको वरीयता दी जाती है। ये चीज़ें आपको पता ही होंगे। बात करेंगे शारीरिक दक्षता की दोस्तों, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जो लोग रिटर्न क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब जो लोग यहाँ से मेरिट में उसमें जा पाएंगे, चाहे मान लीजिए एक पद है, एक पद के लिए 3 लोगों को भी ले सकते हैं। एक पद के लिए जितने परसेंट का इसमें किया गया होगा प्रावधान, हो सकता है 10 लोगों को ले, हो सकता है प्रवक्ता की तरह 15 लोगों को ले। तो अलग अलग इस तरीके से जो भी बनाया होगा उसको हम बाद में बात करेंगे। तो ये यहाँ पर 60 मिनट में जो है 7 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर जो है पुरुषों के लिए दौड़ रखी गई है, और महिलाओं के लिए जो है 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है, यानी कि आधा हो जाएगा लेडीज़ के लिए। तो ये है शारीरिक मानक की अगर बात करते हैं आप, तो 168 सेंटीमीटर जो है इसमें हाइट रखी गई है। किसके लिए? मेल के लिए 168 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो हिल सर्टिफिकेट रखते हैं, ठीक है, हिल एरिया से जो है, तो उनके लिए जो है, अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट नहीं है तो बना सकते हैं, तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। यानी कि 163 सेंटीमीटर भी अगर हिल सर्टिफिकेट जिनके पास है तो वो 163 सेंटीमीटर भी मेल के लिए सही होने वाला है, यानी कि आप सिलेक्टेड हैं। दूसरा यहाँ पर अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करेंगे तो इसमें 152 सेंटीमीटर जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है, 152, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ रहने वाला है। बात करेंगे सीने के लिए दोस्तों, तो आपको फुलाव के साथ, यानी कि जब आप सीना फुलाएंगे तो उसके बाद आपकी मिनिमम जो है 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी चेस्ट 79 है, तो आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर फुला देंगे तो आपकी 84 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए किसी की 76 है, अब वो कहेगा भाई यार 84 कैसे होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, फुला दी भाई। ठीक है, 8 सेंटीमीटर उसने फुला दी, तो तब भी वो क्वालिफाई है। यहाँ पर मिनिमम जो है फुलाने के बाद 84 रखी गई है। ठीक है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर तो उसको कम से कम फुलाना ही है। मान लीजिए किसी की चेस्ट 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर किसी की चेस्ट है, लेकिन वो फुला नहीं पा रहा है। ठीक है, वो फुला 3 ही सेंटीमीटर फुला पाता है, तो वो जो है नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर फुलाना 5 सेंटीमीटर बहुत ज़रूरी है। और पर्वतीय मूल के जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। और जहाँ तक चेस्ट की बात है, वो महिलाओं के लिए नहीं होता है, केवल पुरुषों के लिए होता है। महिलाओं के लिए वजन रखा गया है, तो कम से कम आपका 45 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। जो सबसे मेन फैक्टर आ जाता है वो आता है आयु सीमा का, जिस पर बहुत ज़्यादा डाउट था लोगों को। तो 21 वर्ष से 28 वर्ष तक की यहाँ पर जो है आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन और बता दूंगा, जो SC, ठीक है, SC ST और OBC वाले हैं, तो उनको 5 साल की यहाँ पर छूट मिल जाने वाली है। ठीक है, यानी कि आप 28 की जगह अब 33 साल मानो। ठीक है, तो आप 33 साल तक SC ST OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अन्य भी हैं, वो बाद में बात करूँगा अभी आगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई एज की। अब एज में एक जो डाउट है वो भाई ये है कि जिन लोगों ने ना 2021 में 20-21 में ये फॉर्म भरा था पहले, अभी मान लीजिए वो 33 से ऊपर हो चुके हैं या फिर 28 से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप उस समय इस फॉर्म भरने को एलिजिबल थे, वैलिड थे, तो अभी भी आप जो है उसको भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने उस समय फॉर्म भरा था वो अभी भी भर सकते हैं। अब बात करेंगे लेखपाल की, तो इसमें कुल 172 पद हैं। ठीक है, अब चंपावत की बात करेंगे, केवल चंपावत में 1 पद है। और देहरादून में यहाँ पर सबसे देहरादून में सबसे ज़्यादा तो नहीं है, 38 पद देहरादून के लिए हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में होंगे। यहाँ पर 51 जो है हरिद्वार में 51 है। नैनीताल में 26 हैं दोस्तों।
ये सारा डिटेल उधम सिंह नगर में 56 हैं, ठीक है। उधम सिंह नगर में आई थिंक ज़्यादा हैं, 56 हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जो मेन चीज़ आता है वो ये वाला सेक्शन आता है। तो 172 पद हैं। ग्रुप सी सेम लेवल 5 की जॉब 29,200 से 92,300 तक का वेतनमान शुरू। और इसमें भी ग्रेजुएशन आपसे लिया गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली है। दक्षता भी सेम वही रहेंगी। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे तो फिजिकल की तो 61 घंटे में आपको 7 किलोमीटर दौड़ना है, दौड़ लगानी है, ठीक है। 21 से 35 वर्ष की आयु यहाँ पर भी रखी गई है। और उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों जो इसके लिए है वो 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उन अभ्यर्थियों के लिए आयु गणना निश्चायक तिथि जो है कब रहेगी, 1 जुलाई 2020 ही रहेगी। मैंने बताया था ना उस समय जो आपने भरा था। तो आप आयु की गणना जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है वो 1 जुलाई 2020 को अपनी आयु की गणना करेंगे इसमें, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। बाकी ठीक है, जितने भी अब नए लोग अप्लाई करेंगे उनकी जो एज की गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 होने वाली है, ठीक है। 1 जुलाई 2022 होने वाली। अधिकतम आयु सीमा में छूट मैंने आपको बता दिया, 5 साल की आपको जो है छूट मिल जाती है SC ST और OBC के लिए। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह जो भी हैं इनको भी 5 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए वास्तविक आयु में सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। और यदि परिणामजन्य आयु इस पद सेवा में निमित्त जिसके लिए वो नियुक्ति का इच्छुक हो विविध अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो, ये समझा जाएगा कि उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्तों को पूरा करता हो। तो यहाँ पर 3 साल की मिलने वाली है पुरुष सैनिकों को, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको थोड़ा बहुत, अगर आप पुरुष सैनिक हैं तो, ठीक है। इसको अच्छे ध्यान से पढ़ लेना, यही जो है मेन पॉइंट होते हैं। आयु सीमा और फीस का जहाँ तक सवाल है तो फीस आपसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी, चाहे आपने पहले इसके लिए अप्लाई किया था या फिर पहले अप्लाई नहीं किया था, आप चाहे नए भी हैं तो भी आपसे फीस नहीं यहाँ पर ली जाने वाली है, ठीक है। अर्हता मैंने आपको बता ही दी है, किस तरीके की अर्हता इसमें रहने वाली है और क्या पूछा जाएगा। राष्ट्रीयता वगैरह ये कुछ नहीं है। बाकी वैवाहिक स्थिति वगैरह, शारीरिक स्वास्थ्य ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। बाकी कई लोगों के ये सवाल रहते हैं कि भाई हम जो है कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, नहीं भर सकते हैं। अगर उनके माता पिता कोई लोग यहाँ उत्तराखंड में हैं, ऐसी सेवा में है जिनका ट्रांसफ़र यहाँ से बाहर नहीं हो सकता और उन्होंने यहीं से एजुकेशन ले रखी है, ठीक है, तो भाई वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ के सेवायोजन कार्यालय में आप दिल्ली में रहते हैं, किसी भी अदर स्टेट में रहते हैं, लेकिन आपने जो आप मूल रूप से यहीं के हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक है, आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ का है तो वगैरह, तो आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं। या अदर स्टेट में आपके माता पिता किसी भी रोज़गार या अन्य वजह से रहते हैं तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी चीज़ें इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सिलेबस हो जाता है दोस्तों। तो किस तरीके का सिलेबस आपका रहने वाला है, तो इसमें 2 घंटे की एक परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ होते हैं। जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने मॉडल पेपर भी बनाए थे, 10-12 मॉडल पेपर हमारे चैनल पर हैं। उसके बाद हम नहीं कर पाए थे काम आगे, आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा हमको नहीं मिल पाया था। तो सामान्य हिंदी 20 अंक की इसमें होती है। बाकी देखिए 40 अंक का इसमें GK जनरल नॉलेज, कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। सिलेबस में पूरा मैंने दिया है। और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ जो है उत्तराखंड GS जो आती है वो 40 नंबर की आती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 नंबर ये महत्वपूर्ण है, 20 अंक यहाँ से महत्वपूर्ण है। 60 नंबर में से आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 50 नंबर भी अगर आप खींच सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि बाकी जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, क्योंकि ये भवसागर है, यहाँ से आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या आएगा, ये चीज़ें जो है कोई नहीं बता सकता है। तो यहाँ से अगर 20 नंबर आप खींचते तो भी अच्छा खासा मतलब आप एक वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अगर इसके डिटेल्ड आपको अगर वीडियो चाहिए तो हो सकता है हमारे चैनल पर होगी, अगर नहीं होगी तो मैं चेक करूँगा, नहीं होगी तो फिर मैं इसका डिटेल्ड जो सिलेबस है वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करा दूँगा दोस्तों, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर किसी के ऊपर कोई डाउट रह रहा है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके हम आपको पूरे सारे जितने भी डाउट हैं आपके वो क्लियर करा देंगे। और साथियों यहाँ पर सिलेबस आपको पता है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हैं सिलेबस का वीडियो बनाना तो सिलेबस भी मैं आपके वीडियो बना दूंगा। तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करके बता देंगे, हम सिलेबस भी इसका पूरा डिटेल जो सिलेबस है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बता